किसान भाइयों नमस्कार। कृषि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं खुशबू मुस्कान। लाही के प्रकोप से बचाव के लिए करें दवा का छिड़काव। राज्य सरकार अब पूरी करेगी किसानों के खाद की समस्या। और समेकित खेती कर सफल किसान बने वीर ओडियारा के मदन लाल। किसान भाइयों, दलहनी फसलों में इन दिनों चना एवं मसूर में सूखा रोग अधिक बढ़ गया है। अभी दिन और रात के तापमान में बदलाव के कारण लाही का प्रकोप बढ़ने की संभावना है। ऐसे में आप लाही से बचाव के लिए इंडोसल्फान, रोगर और ऐसे ही कई प्रतिरोधक दवा का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें 3 मिलीलीटर दवा 1 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। मसूर की जो खेती है उसमें आपका लगभग 45 से लेकर के 2 महीने तक की आपकी फसल हो गई होगी, तो उसमें फूल भी आ रहा होगा। तो ऐसी स्थिति में जो मुख्य समस्याएं देखने को मिलती हैं वो ये है कि आपको उसमें कहीं कहीं सूखा रोग लग रहा होगा। तो सूखा रोग से बचाने के लिए तो आपका ये सीड ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए था। वो तो आपने पता नहीं किया या नहीं किया, हमें नहीं पता है। लेकिन अब वो सूखा रोग यदि हो रहा है तो उसके लिए कोई दवा को अलग से छिड़काव करने की ज़रूरत नहीं है। यह मुश्किल से 5 से 10% रहा होगा, उससे ठीक हो जाएगा। आपका आप से आप ठीक हो जाएगा ये। अब दूसरी बात ये आती है कि अभी जो ठंड का मौसम, थोड़ा ठंड भी है और वो धूप भी निकल रही है, तो लाही का प्रकोप आपके खेतों में हो रहा होगा। तो लाही से बचाव के लिए किसी भी प्रकार का आपको जो ये है इंसेक्टिसाइड है, जैसे एंडोसल्फान है, मोनोक्रोटोफॉस है, मेटासिस्टॉक्स है, असाटाफ है, किसी भी रोगर है, किसी भी दवा का 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल करके छिड़काव कीजिए। एफिड्स से आपको छुटकारा मिल जाएगा। और अभी जो ठंडा और जो गर्मी दोनों हो रहा है, दिन में गर्मी हो रही है, सुबह में आपको कुहासा हो रहा है, इससे आपको स्टेफिलियम ब्लाइट लगने की संभावना मसूर में हो जाती है। उससे बचाव के लिए आपको बेविस्टिन एंड डाइथेन M45 दोनों का मिला करके यदि छिड़काव करेंगे तो इसमें आपका स्टेफिलियम ब्लाइट से, जिसे झुलसा रोग कहते हैं, उससे भी छुटकारा मिल जाने की ज़रूरत है। एक दवा आती है कंपेनियन या साफ, उसका भी 3 ग्राम प्रति 1 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करने से आपको ये आपका जो स्टेफिलियम ब्लाइट या झुलसा रोग है, इससे छुट्टी मिल जाने की ये रहती है। और इसको आपको हर 10 से 15 दिन या 15 दिन के अंतराल पर इसको दोहराएं, आप तिहराएं, तो आपका झुलसा रोग से बचाव हो जाएगा। पिछले दिनों मुख्यमंत्री के जनता दरबार में उनके समक्ष किसानों की समस्या पर सुनवाई की गई एवं राज्य सरकार किसानों के खाद की समस्या पूरी करने के लिए जिला स्तरीय जांच करवाकर खाद उपलब्ध कराने की बात की है। महीने के तीसरे सोमवार को माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर जनता दरबार का कार्यक्रम होता है। उसमें कृषि विभाग से संबंधी समस्याओं के लिए भी जनसाधारण उपस्थित होते हैं। उसी क्रम में आज ये जनता दरबार है। कृषि विभाग के संबंध में कुछ किसान भाई उपस्थित हुए हैं, जिसमें खाद की गुणवत्ता की शिकायत की गई है। उसकी तत्काल सैंपलिंग कराने की व्यवस्था हमने करवाई है। एक जिले से डीजल अनुदान वितरण में विलंब की शिकायत मिली है, उसको भी कहा गया है कि तुरंत यदि पात्र है तो डीजल अनुदान का वितरण किया जाए। मन में अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो किसी भी काम को पूरा किया जा सकता है। ये हैं ग्राम वीर ओडियारा जिला पटना के सफल किसान मदन राम। इन्होंने 50,000 रुपए की लागत लगाकर 4 बीघे में समेकित खेती कर रहे हैं। अभी ये दलहन और तिलहन की खेती कर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, जिसमें इन्हें लाखों रुपए आने की उम्मीद है। 5 बीघा खेती करते हैं, जिसमें 2 बीघा सरसों है, 1 बीघा धनिया है, 1 बीघा मसूरी है, 1 बीघा गेहूँ है। मसूर की खेती कितना बीघा में? हम 1 बीघा में। क्या लागत आपकी लगी? उसको मैं करीब 10,000 से मिला के 50,000 रुपये हमको लागत लगा 5 बीघा खेती करने में। किसान भाइयों के सुख सुविधाओं के लिए बाजार में कई प्रकार के यंत्र आए हुए हैं। ऐसा ही एक यंत्र है आलू बुआई यंत्र। इस यंत्र के द्वारा आलूओं के विभिन्न आकार के टुकड़ों को कूड़ में समान दूरियों पर बुआई करके बीज और उर्वरक को उचित गहराई पर
ढक दिया जाता है। इस यंत्र के प्रयोग से मजदूरी की बचत के साथ साथ बड़े आकार के अच्छे आलू समय से पहले अच्छी उपज के साथ प्राप्त किए जा सकते हैं। बेहतर तकनीक को अपनाकर ही हमारे किसान भाई खेती के क्षेत्र में उत्तम मुकाम पा सकते हैं। ड्रिप सिंचाई एक ऐसी पद्धति है जिसमें प्लास्टिक के पाइप के द्वारा पौधे के तनों के चारों ओर भूमि पर टोटियों की सहायता से बूंद बूंद कर पानी दिया जाता है, जिससे पानी की प्रत्येक बूंद पौधों को प्राप्त होती रहे, जिससे पौधों की गुणवत्ता पर बेहतर असर पड़े। दर्शकों, अब आपको लिए चलते हैं मंडी की ओर, जहां आप मंडी के भाव में आई उछाल और गिरावट के बारे में जानेंगे। ये हरियाली सब्जी मंडी अंटा घाट है। यहाँ लाल आलू 70 रुपये पसेरी और उजला आलू 60 रुपये पसेरी बिक रहा है। प्याज 130 रुपये पसेरी 28 रुपये किलो बिक रहा है। और आइए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विभाग से जारी मौसम पूर्वानुमान के अनुसार उत्तर बिहार के जिलों में आसमान में हल्के बादल देखे जा सकते हैं। आमतौर पर मौसम के शुष्क रहने की संभावना है। आज का अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। दर्शकों, अभी आपने खेती की नई नई तकनीक, मंडी भाव और मौसम के बारे में जाना। आइए अब हम आपको कृषि दर्शन के अगले भाग में लिए चलते हैं, जहां आप हमारे कृषि विशेषज्ञों द्वारा खेती से संबंधित विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे। कृषि दर्शन देखने वाले सभी किसान भाइयों बहनों को मेरा प्रणाम। किसान भाइयों, खरीफ का मौसम बीत चुका है। बिहार के अधिकांश भागों में धान की कटनी भी हो चुकी है। अब सरकार धान की खरीदारी की तैयारी कर रही है, जिससे कि आपको उसका पूरा लाभ मिल सके। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं कुमार शांत रक्षित जी, जो प्रबंध निदेशक हैं पाटलिपुत्र सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में। नमस्कार सर। नमस्कार। जैसा कि आज हमारा विषय है सर कि धान की खरीद से संबंधित है, तो सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताएं ये न्यूनतम सरकारी मूल्य क्या है तथा इसका लाभ किनको मिलेगा तथा इसमें कौन कौन सी फसल की खरीदारी सरकार करती है। मणिकांत जी, किसान जो होता है वो जब खेती करता है तो उसमें खेती में उसको कई चीज़ें लगानी पड़ती हैं, जैसे खाद है, बीज है, और रोपनी में उसको पानी की ज़रूरत पड़ती है, पंपिंग सेट का खर्च आता है, बहुत तरह का उसको विभिन्न प्रकार के खर्च आते हैं। इन खर्चों को जब जोड़ दिया जाता है तो वो मूल्य भी इतना नहीं हो पाता है कई बार कि वो सामान्य जीवन यापन उस पर कर सके। जबकि आप जानते हैं कि ये कृषि प्रधान देश है, यहाँ आवश्यक है कि किसानों को जो है वो उपज अपना करते रहें। तो सरकार एक मूल्य निर्धारित करती है हर तरह के फसल के लिए। वो मूल्य होता है न्यूनतम सरकारी मूल्य, यानी कि आप जो उपज करेंगे, किसान जो भी उपज करेगा उसको मिनिमम इतने प्राइस पर सरकार खरीद लेगी। वो प्राइस होता है जिसको महसूस करती है सरकार कि ये चीज़ में इनको खर्च हुआ होगा, प्लस इतना इनको और मार्जिन इसमें मिलना चाहिए उपज करने का। तो ये है उपज करने के लिए, खेती करने के लिए उनको प्रोत्साहन देने के लिए एक सरकार मूल्य निर्धारित करती है। सामान्यतः न्यूनतम सरकारी मूल्य जो होता है वो बाजार दर से ज़्यादा होता है, ताकि बाजार में जो बिचौलिए हैं वो औने पौने भाव पर जो है नहीं खरीद सकें किसानों से, इसलिए सरकारी मूल्य ज़्यादा होता है। इस पर सरकार चाहती है कि किसान उनके हाथ बेचे, उनका शोषण न हो सके। ये न्यूनतम सरकारी मूल्य है। आपका दूसरा प्रश्न ये था कि किन किन फसलों का, तो लगभग सभी प्रकार के फसल इसमें कवर किए जाते हैं, जैसे गेहूं, धान, टमाटर, मक्का, फल सब्जी भी होता है, और मक्का, जूट, हर तरह के फसलों को इसमें कवर किया जाता है। लेकिन बिहार में हम लोग ज़्यादातर चूँकि धान और गेहूं का ये इलाका है, इसलिए बिहार और में धान और गेहूं के बारे में ज़्यादा जानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अन्य फसलों का नहीं होता है, उसका भी न्यूनतम सरकारी मूल्य होता है, और ये न्यूनतम सरकारी मूल्य भारत सरकार निर्धारित करती है।
वो जनरल एक डाटा लेकर के, पूरे देश का डाटा लेके वो निर्धारित करती है। और इसमें किसान जो है, वो किसान जो उत्पादन करता है उसको इसका लाभ दिया जाना है, किसान को इसका लाभ दिया जाना है। ये किसानों के लिए बनी है व्यवस्था। किसान भाइयों, यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से सूचनात्मक अंतराल का। हम जल्द हाजिर होते हैं इस अंतराल के बाद। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अभी आपने बहुत अच्छा बताया सर कि किसानों के लिए धान ही नहीं, धान के अलावा अन्य फसल जैसे मक्का है, टमाटर है या सब्जी संबंधित बहुत सी फसल है, उसकी भी सरकार न्यूनतम सरकारी मूल्य दे करके किसानों से खरीदती है। लेकिन जैसा कि हमारा आज का विषय है जो धान से संबंधित है मूल रूप से, तो आप सबसे पहले हमारे किसानों को ये बताएं कि ये धान क्यों खरीद जरूरी है किसानों से धान की, और दूसरी बात ये किसानों से धान खरीद की जो प्रक्रिया है वो क्या है? बिहार में मूलतः जो प्रमुखता के साथ दो फसल उपजाई जाती है, एक गेहूं है, एक धान है। लेकिन गेहूं के साथ क्या है कि जो जितना उपज होता है उसका, वो अधिकांश उसका कंज्यूम हो जाता है, यहाँ पर लोग उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उसके पास एक्स्ट्रा नहीं बचता है किसानों के पास बहुत ज़्यादा कि वो उसको बेच सकें। इसलिए गेहूं जो है उसकी सरकारी खरीद बिहार में होती है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हो पाती है। लेकिन धान जो है वो काफ़ी मात्रा में बिहार में उपजाया जाता है, किसानों का बहुत पूंजी उसमें लगा रहता है, बहुत किसानों की ऊर्जा उसमें लगी रहती है, और धान जो है वो किसान को बेचना पड़ता है। जब आप जानते हैं कि बाज़ार में अगर क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए तो उसका मूल्य गिर जाता है, क्वांटिटी ज़्यादा है, सप्लाई ज़्यादा हो जाता है, डिमांड कम हो जाता है तो मूल्य गिर जाता है, तो किसान से औने पौने भाव पर खरीदने लगता है बिचौलिया। इसलिए सरकारी मूल्य पर धान खरीद आवश्यक बिहार में हो जाता है। और धान की खरीद की जो प्रक्रिया है बिहार में वो हर साल ये खरीफ की कटनी के बाद शुरू होता है। सामान्यतः 15 नवंबर से होता है, लेकिन इस वर्ष इसको 25 नवंबर से शुरू किया गया है। 25 नवंबर 2014 से ये 15 अप्रैल 2015 तक चलेगा। बिहार सरकार ने 3 तरह के माध्यम दिए हैं किसानों को। एक माध्यम है किसान के लिए, वो है पैक्स। पैक्स जो है आप जानते हैं सहकारी समिति को बोलते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये जो है आपको पंचायत स्तर पर कोऑपरेटिव सोसाइटी होती हैं। किसान लोग जानते हैं कि उनके क्षेत्र में पैक्स कौन है। पूरे बिहार में 8,500 पैक्स इस समय हैं, 8,463 प्रिसाइजली अगर कहा जाए, 8,500 पैक्स हैं। तो पैक्सों के माध्यम से किसान अगर चाहे पैक्स के पास जाए, अपना धान वहाँ दे, अपना धान वहाँ तौलवा सकता है, उनको बेच सकता है। दूसरा माध्यम है व्यापार मंडल। ये भी एक तरह की सहकारी समिति है, और ये सहकारी समिति प्रखंड स्तर पर है। अब पूर्व में व्यापार मंडल धान नहीं खरीद करता था, लेकिन इस वर्ष से बिहार सरकार ने अलाउ किया है व्यापार मंडल को भी धान खरीद करने के लिए, तो किसान चाहे तो व्यापार मंडल में भी दे सकता है। और तीसरा एक माध्यम और भी है, वो विकल्प है उसको बिहार राज्य खाद्य निगम का क्रय केंद्र। किसान अगर चाहे तो बिहार राज्य खाद्य निगम के क्रय केंद्र पर, वो भी खुला हुआ है, हर जगह पर खुला रहता है, वहाँ भी जाकर के अपना धान वो दे सकता है। वो उन लोगों के लिए जो सहकारी समितियों के सदस्य नहीं हैं,
पैक्स के सदस्य नहीं है या व्यापार मंडल के सदस्य नहीं है, वो उनके लिए है। बाकी यहाँ पर तो व्यापार मंडल और पैक्स के सदस्य ही देते हैं, लेकिन जो नॉन मेंबर्स हैं वो सीधे भी जाकर के राज्य खाद्य निगम के क्रय केंद्र को देते हैं और वहाँ पर उन लोगों को चेक दे दिया जाता है। हर साल की प्रक्रिया यही रही है कि चेक से पेमेंट उन लोगों को किया जाता था। इस वर्ष प्रक्रिया थोड़ी बदली है, मैं बताऊंगा अभी। इस वर्ष का जो मूल्य है वो ए ग्रेड का धान के लिए है 1400 रुपये प्रति क्विंटल और जो सामान्य धान है उसके लिए 1360 रुपये प्रति क्विंटल का मूल्य है। ये मूल्य पर ही किसान को पेमेंट होना है। इसके अलावा बिहार सरकार ने अपने स्तर से 300 रुपये प्रति क्विंटल बोनस की भी घोषणा की है, यानी कि किसानों को जो सामान्य धान भी जिनका है उनको 1360 रुपये प्रति क्विंटल धान प्लस उनको 300 रुपये बोनस, इतना का भुगतान उनको मिलना है और वो जा करके अपना कर सकते हैं। अभी मैंने बताया आपको कि पूर्व में चेक से भुगतान हुआ करता था और इस बार प्रक्रिया थोड़ी और सुधारी गई है। उसमें कहा गया है कि जो किसान देना चाहते हैं धान, वो किसान अपने पैक्स को, अपने व्यापार मंडल को या बिहार राज्य खाद्य निगम के क्रय केंद्र को वो सूची उपलब्ध उनको कराना है पैक्स के माध्यम से या व्यापार मंडल के माध्यम से, जिसमें किसान का नाम, उनका खाता संख्या दिया रहेगा, किस बैंक में उनका खाता है, बैंक का नाम रहेगा, उसका शाखा का नाम रहेगा, IFS कोड रहेगा। तो वैसे स्थिति में ये अगर डाटा वो उपलब्ध करा देते हैं किसान, तो वैसी स्थिति में NEFT या RTGS के माध्यम से सीधे उनके खाते में ट्रांसफर हो जाएगा, यानी कि उनको चेक देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सीधे उनके खाते में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और पटना जिला में पाटलिपुत्र कोऑपरेटिव बैंक इसकी सुविधा उपलब्ध करा रहा है। इस बार माना गया है कि कम से कम 8 जिलों में जो राइस बाउल के जो बेल्ट है 8 जिलों में, उसमें सब में RTGS NEFT के माध्यम से किसानों के खाते में पैसा दिया जाए। हालांकि जहां पर इसकी कठिनाई होगी, CBS नहीं है जहां पर बैंक, वहां पर चेक से भी देने में कोई रोक नहीं है, चेक से भी भुगतान हो सकता है। किसान भाइयों, यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से सूचनात्मक अंतराल का। हम जल्द हाजिर होते हैं इस अंतराल के बाद। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहां सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक, श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने कदम बढ़ाया, हम सब ने मिलकर जब ये अभियान चलाया। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। क्या करूं? हाँ मैं ऐसा ही करूंगा। हाँ अच्छा मैं जा रहा हूँ। अच्छा जी 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 हाँ ठीक है। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई, कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। आपने बहुत अच्छी प्रक्रिया बताई अपने धान के विक्रय के बारे में किसानों के लिए सर, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बिचौलिए इस खरीद बिक्री के बीच में आ करके और उसका लाभ लेने का प्रयास करते हैं, तो इन बिचौलियों से बचने के लिए सरकार कौन सी तरीका या क्या उपाय कर रही है? तो धान की खरीद में
या अधिप्राप्ति के कार्य में ये मकसद ही सरकार का यही रहता है कि बिचौलिए लोग किसान का, गरीब किसानों का शोषण नहीं कर सकें। ये उसका मूल जो उसके पीछे भावना ही यही है कि उसका शोषण नहीं कर सके, इसीलिए सरकार ज़्यादा दर भी देती है। तो इसके लिए जो व्यवस्था की गई है वो व्यवस्था यह की गई है कि सारे प्रखंडों में, सारे पंचायतों में गोदाम की व्यवस्था की गई है। प्राइवेट गोदाम भाड़े पर लिए गए हैं और चूंकि करते क्या है बिचौलिए लोग कि किसान से लेकर के अपने यहाँ स्टोरेज कर लेते थे और कम दर दे देते थे। किसान के पास अपने रखने के लिए जगह नहीं होता था, तो वही उसका शोषण करने का एक तरीका होता था। तो अभी सरकार ने क्या किया कि गोदाम हर जगह व्यवस्था करवा दिया है, बनवा दिया है। हर जगह लार्ज स्केल पर गोदाम बने हैं, बहुत बड़े बड़े गोदाम बने हैं और उन गोदामों में किसान जो है अपना धान जा करके पैक्स को देके या व्यापार मंडल को देके या राज्य खाद्य निगम को जा करके देके वहाँ रख सकते हैं धान। दूसरी एक व्यवस्था जो सरकार ने की है कि कोई किसान है, मान लीजिए कि उसके पास 5 बीघा जमीन है, तो सरकार ने एक व्यवस्था किया इन्फोर्समेंट का। जो अंचलाधिकारी या प्रखंड विकास पदाधिकारी को यह कार्य दिया गया है कि जो किसान धान देना चाहे, वो ऐसा तो नहीं कि वो किसान नहीं है बल्कि बिचौलिया है, वो बाजार से खरीद के ला के दे रहा हो। इसलिए सरकार ने कहा कि जो ज़मीन का जो कागज़ है जिन पर वो खेती करते हैं, वो कागज़ का फोटोकॉपी और ओरिजिनल ला के दिखाएं। अंचलाधिकारी उसको देखते हैं कि इनके पास ज़मीन कितना था, अब उसमें उपज कितना हो सकता है, उसको उससे गुना करते हैं। उसके बाद कहते हैं कि उपज आपका इतना हो सकता था, इतना आप कंज्यूम करते होंगे, उसके अलावा जो बाकी बचेगा वही आप बेच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई आदमी चाहे कि 5 बीघा उस जमीन का कागज़ दिखाए और कहे कि 100 क्विंटल धान हम देना चाहते हैं सरकारी दर पर, तो वो रोक है उस पर, चूँकि इन्फोर्समेंट होता है। तो कागज़ पर एक प्रक्रिया ये भी बनाई गई। तीसरी बात ये रखी गई कि जो पेमेंट सिस्टम है उसमें भी चेक सिस्टम को इसीलिए धीरे धीरे हटाया जा रहा है कि चेक सिस्टम में भी जो धीरे धीरे उसको इसलिए हटाया जा रहा है कि होता क्या था कि किसान जो है उनके बदले में बिचौलिए आकर के चेक उनसे ले लिया करते थे। उनका चेक जो है ले लेते थे, बोलते थे हम भजा के तुमको पैसा दे देंगे और उसमें कमीशन लेते थे। काफ़ी कमीशन की बात होती थी, कभी कंप्लेन आया। इसलिए इस शिकायत को दूर करने के लिए इस बार जो व्यवस्था की गई है कि किसानों के खाते में सीधे पैसा जाएगा RTGS NEFT के माध्यम से। जो किसान खाता जिनके पास नहीं है वो खाता खोल लें। आजकल जनधन योजना में भी खाता खुल रहा है, आप जानते हैं, तो जीरो बैलेंस पे खुल जाता है खाता, तो खाता खोल लें, उनके सीधे खाते में पैसा चल जाएगा। बिचौलिए को हटाने के लिए एक ये भी व्यवस्था उसमें की गई है। तो ये 2-3 व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि बिचौलियों को इसमें से हटाया जा सके। तो आज सर आप हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम में आए और हमारे किसान भाइयों को ये न्यूनतम सरकारी मूल्य पर धान खरीद की जो प्रक्रिया है इससे संबंधित आपने बहुत अच्छी और बहुत विस्तृत जानकारी दी। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपको भी मणिकांत जी।